नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए पंचायती राज से संबंधित जो सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एमसीक्यूज़ करेंगे। और ये इसका भाग 4 है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 तक हम लोग कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करेंगे। 131 देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरजी राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है ना, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था कब से, ये पूछा है आपसे। तो 1991 से ही शुरू किया गया था, 1991 से। 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत हुई थी और फिर यही जो पेयजल मिशन था, इसको 1/4/2009 को तब्दील कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में, है ना? पेयजल मिशन में। मैंने इसकी पूरा इतिहास बताया है आपको योजनाओं के सीरीज में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। 1991 में इसको शुरू किया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को। अब जरा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जरा रिवीजन करो, ये सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में जो जल जीवन मिशन है, इस मिशन को कितना रुपया आवंटित किया गया है, बार-बार रिवाइज करो, भूलना नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए। जितना भी रुपया किसी स्कीम को दिया गया है, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है, आवंटन किया गया है, बजट 2024-25 में तो यही है। सबसे ज़्यादा आवंटित धनराशि, ठीक है? आवंटित धनराशि किसमें है? जल जीवन मिशन में। अच्छा मुझे बताओ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कितना रुपया दिया गया है? बजट 2000 बजट 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ। ये बजट रटा होना चाहिए आपको ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें जितनी भी योजनाएँ हैं, मैक्सिमम आपको वो योजनाएँ पता होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। इस बजट में कितना रुपया दिया गया है, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन्स आपके फँसने की पूरी संभावना है। तो बताइए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इस योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो आप बताओगे 4867 करोड़ रुपए। ठीक है यहाँ तक? 4867 करोड़ रुपए। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आप बताओगे 7350 करोड़ रुपए। ठीक? इसके अलावा क्या मुझे बता सकते हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताओ बजट 2024-25 में पंचायती राज मंत्रालय को कितना रुपया दिया गया है? पंचायती राज मंत्रालय को आवंटित राशि कितनी है? ठीक है? आवंटित राशि आप बताओगे 21197 करोड़ रुपए। भूलना नहीं है। 211,211.97 करोड़ रुपए। ठीक है? या फिर 21,197 करोड़ रुपए पंचायती राज मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में आवंटित किया है। बताइए। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के विभाग को कितना रुपया आवंटित किया गया है बजट 2024-25 में? बता सकते हो? ग्रामीण विकास विभाग को। इसको आवंटित किया गया है 25,409 करोड़ रुपए। भूलना नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रामीण विकास विभाग भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और बता दो, नमामि गंगे नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति इसे कितना रुपया आवंटित किया गया है? नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति को इसे किया गया है 25,110 करोड़ रुपए, यानी कि 25,110 करोड़ रुपए। तो ये कुछ योजनाएं हैं और ये कुछ विभाग हैं, ठीक है, जिनको आवंटित की गई है बजट 2024-25 में धनराशि है। ये सारी की सारी याद रखिए। जल जीवन मिशन के तहत कितना रुपया दिया गया है? रिवाइज करो जरा। 22,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये बजट 2024-25 उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4867 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए 7350 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय को कितना रुपया दिया गया? 21197 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास विभाग को कितना रुपया दिया गया? 25,409 करोड़ रुपए। और नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति को कितना रुपया दिया गया? 25,110 करोड़ रुपए, 25,110 करोड़ रुपए, ठीक है। वापस आओ।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट देखो 132 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे कहा जाता है मनरेगा, में योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम सभा की नहीं होती है, ग्राम पंचायत की होती है, यही सही होगा। सरकार की भी नहीं, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण की अधिकरण इसकी भी नहीं होती है। ठीक है, तो मनरेगा का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत में कार्य का आवंटन देखो जरा कैसे होता है। ये ग्राम पंचायत के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता रखी हैं, योजनाओं में आप जाके वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं बात ग्राम पंचायत में कार्य आवंटन की कर रहा हूँ। कार्य आवंटन और किसमें? मनरेगा में। ठीक है, मनरेगा के तहत। अच्छा, ये जो कार्य आवंटन है, यहाँ से दो चार बातें समझो। कार्य आवंटन मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन कर देगा मनरेगा के तहत जॉब पाने के लिए, तो उसे कितने दिन के अंदर अंदर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये बातें आप याद रखिएगा, कितने दिन के अंदर अंदर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा, कितनी महिलाओं को इसमें ऐड किया जाएगा, काम कितने किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिलना चाहिए। तो ये तीन चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली मैं बात लिख रहा हूँ, ग्राम पंचायत और जो कार्यक्रम अधिकारी होता है, यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा? कि प्रत्येक आवेदक, ध्यान दीजिए इस इन शब्दों में, ग्राम पंचायत और साथ ही साथ जो कार्यक्रम अधिकारी होता है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जो आवेदक होगा, प्रत्येक आवेदक को जैसे ही आवेदन प्राप्त हो जाएगा आवेदक का, प्रत्येक आवेदक को आवेदन प्राप्ति के 15 डेज़, ये याद रखना, 15 दिन, ठीक है? 15 डेज़ के भीतर उसे, क्या मनरेगा में कुशल कारीगर होते हैं? कुशल तो होते नहीं हैं, अकुशल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 15 दिनों के भीतर-भीतर उसे अकुशल अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा। दिमागी काम तो होता नहीं मनरेगा में, है ना? शारीरिक कार्य दिया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये बातें याद रखो, मेनली आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आवेदन जैसे ही कोई आवेदक हुआ, मान लीजिए इसको जॉब चाहिए, ये जैसे ही पंजीकरण कर देगा, आवेदन कर देगा, तो जिस दिन आवेदन करेगा, आवेदक को आवेदन की प्राप्ति, जैसे ही आवेदन की प्राप्ति होगी, प्राप्ति के 15 दिन के अंदर-अंदर इसे रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसमें मेनली एक बात और फ़ोकस की जा रही है। जो लाभ उठाने वाले लाभार्थी हैं, उनमें ये देखा जाएगा कि कम से कम 1/3 महिलाएँ हों। ध्यान दीजिए, मनरेगा में या हम कहें इस योजना का लाभ उठाने वालों में क्या देखा जाएगा? यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 1/3 महिलाएँ हों, ठीक है? 1/3 महिलाएँ। साथ ही साथ जो आवेदक है, जिसने जो नौकरी चाहता है मनरेगा में, तो ध्यान दीजिएगा आवेदक को या आवेदक का जो ग्राम होगा, ग्राम से 5 किलोमीटर के भीतर रोज़गार मिले, ठीक है? ये इस पर ख़ासा ध्यान रखा जाएगा। बात समझ पा रहे हो? और रोज़गार की जो अवधि होनी चाहिए, रोज़गार की अवधि निरंतर 14 दिन 14 डेज़ 14 दिनों के लिए होनी चाहिए, ठीक है? होनी चाहिए और 1 सप्ताह में मैक्सिमम 7 दिन ही 1 सप्ताह में सॉरी मैक्सिमम 6 दिन ही कार्य करने पड़ेंगे उसे। तो ये कुछ बातें हैं जो मनरेगा के तहत आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बजट में। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। बजट में बार-बार रिवाइज़ करवाऊँगा आपको ताकि जो भी योजनाओं में जितना रुपया अभी हाल ही में आवंटित किया गया है, वो आप याद कर पाओ। मुझे बताओ बजट 2024-25, ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मनरेगा को कितना रुपया दिया गया है? आप बताओगे 50-60 करोड़ रुपए। फिगर याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है? गाँव से मुझे एक और योजना याद आ रही है। कौन-सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बताओ इस योजना के तहत बजट 2024-25 में कितना रुपया दिया गया है? 3668 करोड़ रुपए। भूलना नहीं है। ठीक, एक और बता दो जो मैंने पीछे अभी आपको बताई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मिशन, रिवाइज़ करो, 3695 करोड़ रुपए। 3695 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के आधार पर। ठीक है यहाँ तक?
ठीक है, वापस आओ ज़रा। इसमें ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। हाँ, बजट को थोड़ा और रिवाइज़ कर लो। मनरेगा में कितना रुपया दिया गया है? 50-60। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 36-68 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3695 करोड़ रुपए। ये सारे करोड़ रुपए में हैं, ठीक है? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। 133 देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के 3 का के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है? 5 साल का। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये धारा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि 5 साल का जो कार्यकाल होता है पंचायतों का, वो किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा 12 का 3 का। इसको आप रट्टा मार लीजिए, एज़ इट इज़। तो 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, ठीक? पहली बैठक से। पहली बैठक की जो भी तारीख अनाउंस होती है, वहाँ से फिर इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अच्छा, इसमें मैं कुछ धाराएँ आपको और रिवाइज़ करवा दूँ। अधिनियम 1947 में, है ना? आ जाओ वापस। अधिनियम 1947, ठीक? एक्ट 1947 में मैं कुछ धाराएँ लिख रहा हूँ, आप इन धाराओं को मैं जब तब तक लिखता हूँ, आप इनको रिवाइज़ करो। मैंने लिखा धारा 12, इससे संबंधित मैं धाराओं को लिख रहा हूँ। धारा 12 के जो सब क्लॉज़ेज़ हैं, जैसे धारा 12 का क्लॉज़ 1 का, इसमें क्या है? धारा 12 का क्लॉज़ 1 का, इसमें क्या है? बताइए। ये 2 धाराएँ रिवाइज़ करो आप, तब तक मैं और लिखता हूँ। धारा 12 का 1 का गा, इसको भी बताओ। ये भी तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएँ, ठीक है? अच्छा, धारा 12 का 1 का गा, आप घा छोड़ दो। धारा 12 का 1 का अन्ना, इसको ले लो, ठीक? तो वापस आओ ज़रा, पहले इनको रिवाइज़ कर लो, इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं। धारा 12 में है क्या? इसमें है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अच्छा, 12 के 1 के काम में क्या है? क्या बता सकते हो? थोड़ा-सा रिवाइज़ करो, दिमाग लगाओ। 12 के 1 के काम में क्या है? इसमें है 1 के काम में कि प्रत्येक जो पंचायत क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए या एक ग्राम पंचायत का संगठन किया जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान कहाँ पर है? वो है 12 के 1 के ख में। ख में उठाओ ज़रा। अब देखो, ग्राम पंचायत का गठन हो गया तो ग्राम पंचायत कैसी निकाय होगी? तो वो दिया है 12 के 1 के ख में। इसमें कहता है प्रत्येक जो ग्राम पंचायत होगी वो एक निगमित निकाय होगी। यानी ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय हो, ठीक है? निगमित निकाय होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायत निगमित निकाय है, ये कहाँ पर वर्णन है? 12 के 1 के ख में। ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़ो। 12 का 1 का ग उठा लो। इसमें इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णन है कि ग्राम पंचायत में एक तो होगा प्रधान, ठीक? और अन्य सदस्य होंगे। एक प्रधान के साथ-साथ प्रधान की सहायता के लिए अन्य सदस्य भी होंगे। लेकिन 12 के 1 के ग में ही वर्णन है इन सदस्यों के बारे में। ये सदस्य कहाँ से आएँगे? ये आएँगे जनसंख्या के आधार पे। जैसे अगर किसी गाँव या गाँव समूह की आबादी 1000 है, 1000 तक है, तो 9 सदस्य वहाँ पर होंगे। यदि गाँव या गाँव समूह की आबादी 1001 से लेकर 2000 तक है, तो वहाँ के जो सदस्य होंगे वो 11 होंगे, ठीक है? अगर आबादी 2001 से लेकर 3000 तक है, तो 13 सदस्य होंगे। अगर 3001 से ज़्यादा है 3001 से ज़्यादा है, तो सदस्य होंगे 15, ठीक? ये 3000 लिखो इसको, 30,000 लिख दिया है, ठीक है? 3001 से अगर ज़्यादा होंगे, 3001 या 1 से ज़्यादा होंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में 15 सदस्य निर्वाचित होंगे। ये सब कुछ प्रावधान कहाँ पर वर्णित है? ये सब सारा का सारा ताना-बाना 12 के 1 के ग में दिया गया है, ठीक है? धाराएँ भूलना नहीं है, इन धाराओं से आपसे क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ धारा 12 के 1 का अन्ना, इसमें क्या है? इसमें कहता है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व होगा, वो वहाँ के सदस्य के द्वारा होगा। जैसे इसमें कहा गया है कि मान लीजिए ये ग्राम पंचायत का कोई क्षेत्र है, ठीक? तो इस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये प्रतिनिधित्व करेगा कोई एक सदस्य, ठीक है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, इसमें भी आप लिख सकते हो 12 के 1 का अन्ना, अन्ना। इसमें आप कैसे लिखोगे? या आपसे एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का
प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो कुल मिला के ग्राम पंचायत क्षेत्र मान लीजिए कोई है, यहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यहाँ का सदस्य जो निर्वाचित होगा, वही करेगा। आपको ऑप्शंस में दे सकता है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन में दे सकता है प्रधान, ग्राम पंचायत का सचिव या क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष, इस तरह से दे सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा जो निर्वाचित होगा, जो वही प्रतिनिधित्व करेगा जो ग्राम पंचायत में सदस्य होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? हाँ, अब जरा ये 12 के 1 का अंगा है, ठीक? धारा। अब कुछ धाराएँ मैं और रिवाइज़ करवा दूँ जो आपकी संबंधित है धारा 12 से ही। जैसे मैं लिख रहा हूँ धारा 12 का 3 का का, इसमें क्या है? मुझे बताओ। धारा 12 का 3 का खा, इसमें क्या है? मुझे बताओ। और एक धारा और ले लो, धारा 12 का 3 का गा। ये 3 धाराएँ और रिवाइज़ कर लो। देखो 3 के का में जब आप आओगे तो ये पूछा है आपसे धारा 12 का 3 का का। इसमें क्या है? पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल, ठीक? तो ये जो धारा दी गई है धारा 12 का 3 का, इसमें क्या है? इसमें साफ-साफ लिखा है जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक होती है, पहली बैठक की तिथि से 5 साल तक अ, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ठीक है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा ग्राम पंचायत की का कार्यकाल कहाँ पर है? 12 के 3 के का में और पहली बैठक से कहाँ तक है? पहली बैठक से है 5 साल तक। इस धारा को याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण धारा है, ठीक है? अब आ जाओ 12 के 3 के खा में। 12 का 3 का खा क्या कहता है? ये देखो ग्राम पंचायत का गठन हो गया, अब गठन के बाद क्या होगा? विघटन होगा, है ना? तो ये 12 का 3 का खा कहता है कि अगर कोई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव कराने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 12 का 3 का खा क्या कह रहा है? ये कहता है यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाए तो क्या होगा? विघटन से विघटन से 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, ठीक है? आपसे ये पूछा जाए कि ये सब कहाँ लिखा है तो आप बताओगे 12 के 3 के खा में। अच्छा, अब ये भी धारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 का 3 का गा क्या कहती है? ये कहती है ध्यान दो, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है? इसका कार्यकाल 5 साल का है, इसने यहाँ से काम करना शुरू किया, अब ये 5 साल तक जा रहा है। मान लीजिए ये 3 साल हो गए इसके, अभी 2 साल इसके बचे हैं, यहाँ तक 2 साल है। यहाँ पर इसका विघटन हो गया, तो ये धारा 3 का खा कह रही है कि भाई यहाँ पर विघटन हुआ है, तो अब आगे जो भी 6 महीने होंगे, यहाँ से आगे 6 माह, 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव करा लिया जाए। लेकिन 3 का गा क्या कहता है? ये कहता है कि 6 महीने के अंदर आपने चुनाव तो करा लिए, लेकिन अब टाइम कितना बचा है? 5 साल का कार्यकाल होता है पंचायत का। अब बचा कितना है? बचा है 6 महीने यानी 1 साल 2 साल बचे थे, तो 6 महीने ये बीत गए। अब 1 साल 6 महीना बचा है या आपका और 2 साल बचा है। तो ये जो नई पंचायत गठित होगी, ये केवल और केवल 2 साल के लिए होगी। ठीक है? यहाँ तक बात समझिए। 3 का क क्या कह रहा है? ये कह रहा है पंचायत का पूरा कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। 3 का ख क्या कह रहा है? 12 का 3 का ख ये कह रहा है कि पंचायत अगर डैमेज हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ। 3 का ग क्या कह रहा है? 12 का 3 का ग ये कह रहा है कि चुनाव तो ठीक है करा लिया, नई पंचायत भी गठित हो गई, लेकिन नई पंचायत केवल और केवल शेष समय तक ही रहेगी। ध्यान दीजिए। विघटन के बाद गठित नई पंचायत नई विघटन के बाद गठित नई पंचायत पूर्व पंचायत के शेष समय तक ही रहेगी। बात समझिए? पूर्व पंचायत के शेष समय तक ही रहेगी। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, रिवाइज़ करिए इसको बार-बार ये सारी बातें अपनी नज़रों में रखो, नज़रों के सामने, ताकि ये बातें आप भूलो ना, ठीक है? और ख़ास तौर से धारा तो नहीं भूलनी है। नेक्स्ट देखो, 133 का सही उत्तर हो जाएगा 5वाँ। 134 में आओ। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में उल्लेख है कि राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है? बताइए, कौन-सी धारा है जिसमें वर्णन दिया गया है कि राज्य सरकार
पंचायत क्षेत्र की घोषणा करती है? 9 में तो है नहीं, 12 का में भी नहीं है, 8 में, 11 चा, 11 चा होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, वापस आओ जरा। 11 में कई सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। धारा 11। ठीक, इस धारा 11 में क्या है? सबसे पहले मैं कुछ धाराएं लिखे दे रहा हूं, आप उनको रिवाइज करो। 11 खा 11 मैंने लिख दिया। मैंने लिखा धारा 11 का का, इसमें बताओ क्या है? फिर मैंने लिखा धारा 11 का खा, इसमें बताओ क्या है? फिर मैंने लिखा धारा 11 का घा, बताओ इसमें क्या है? 11 का अंगा, इसमें बताइए क्या है? और एक और बता दो 11 का चा, इसमें। वापस आओ। 11 का, सबसे पहले 11 में देख लो। 11 में क्या है? 11 में है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ठीक है? हाँ, अब जरा दिमाग में बल डालो और 11 का को खोजो। क्या आपको याद है 11 का काम में क्या है? 11 के काम में है ग्राम पंचायत का प्रधान। ग्राम पंचायत का प्रधान। ठीक है, 11 के का में क्या है? ग्राम पंचायत का प्रधान है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, 11 के खा में क्या है? दिमाग में बल डालो और इसका रिवाइज करो। 11 का खा में है प्रधानों का निर्वाचन। प्रधानों का निर्वाचन कैसे होता है, ये सारा का सारा वर्णन है 11 की खा में। ठीक है? अच्छा, वापस आओ जरा। नेक्स्ट देखो, 11 का घा, इसमें क्या है? 11 का घा और 11 का अंगा और 11 का चा। बताइए मुझे, इनको रिवाइज करो। 11 का घा में क्या है? इसमें है कुछ ऐसे पद हैं जिनको एक साथ धारण पर रोक लगाई गई है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कुछ पदों में या कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक। केवल आपसे एग्जाम में इतना ही पूछेगा और आपसे केवल इतना कहेगा कि निम्नलिखित में से संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक लगाई गई है। तो ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए होंगे। ठीक है, तो केवल और केवल टाइटल पर ज्यादा फोकस करो आप लोग। अच्छा, 11 का अंगा में क्या है? 11 के अंगा में है, यहाँ पर कुछ पद रोके जा रहे थे धारण करने से। 11 के अंगा में है एक साथ दो पद नहीं धारण कर सकते हो, तो लिख सकते हैं एक साथ दो पद धारण करने पर रोक। ठीक है, तो ये दोनों ही धाराएं आप एक जगह लिखो और इनमें कंफ्यूजन बहुत होगा। 11 का घा, 11 का अंगा, इनको एक जगह लिखो जहां जहां आपकी नजरें ज्यादा जाती हैं। 11 का घा में क्या है? इसमें है कुछ पदों को एक साथ धारण नहीं कर सकते हो। 11 का अंगा में क्या है? एक साथ दो पद धारण नहीं कर सकते हो। कंफ्यूजन बहुत होगा, इसलिए बार बार इनको रिवाइज करो। अच्छा, 11 के चा में आ जाओ। इसमें है पंचायत क्षेत्र की घोषणा। पंचायत क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? ये करता है राज्य सरकार। ठीक है, तो ये बात याद रखो, पंचायत क्षेत्र की घोषणा। अब वापस आओ जरा क्वेश्चन में अपनी, क्या कह रहा है? कौन सी धारा है जो राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। आंसर होगा आपका 11 का चा। ठीक है, ये गलत है, चौथा आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो 135, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम प्रधान के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? बताइए भाई। ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, इस प्रधान के निर्वाचन का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? यही पूछा है आपसे, है ना? ग्राम पंचायत के जो प्रधान है, उसका निर्वाचन 11 का खा में होता है ना? 11 में भी नहीं होता है, 12 का चा, 9 में भी नहीं होता है। अभी मैंने जो आपको बताया था, प्रधान का निर्वाचन, देखो, प्रधानों का निर्वाचन, ये मैंने आपको कराया है 11 का खा में, प्रधानों का निर्वाचन। वापस आओ अपने क्वेश्चन में, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 12 का चा, आप जरा 12 की सीरीज को रिवाइज करो। मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे इसका जो टाइटल है वो बताना। धारा 12 का, 12 का। फिर मैंने लिखा धारा 12 का। ठीक, एक धारा मैं और लिख रहा हूँ, धारा 12 का खा। फिर मैंने लिखा 12 का खा। ये चारों धाराएं काफी महत्वपूर्ण है, चारों धाराएं। रिवाइज करो, 12 के का में क्या है? बताइए। 12 के का में है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए निर्वाचन? 12 के का में क्या है? इसमें है भत्ता, प्रधान और उसके जो पंचायत होती है, पंचायत के सदस्यों के भत्ते। ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, आप आ जाओ 12 के खा में, इसमें क्या है? ग्राम पंचायत की बैठकें।
ठीक है? ग्राम पंचायत की बैठक। अब ख के ख में आ जाओ। इसमें क्या है? इसमें है जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण कौन करता है, इसके बारे में वर्णन है। तो अधीक्षण करता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर से समझ लो, 12 के खा में क्या है? ग्राम पंचायत की बैठकें। ख के खा में क्या है? ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण, इसके बारे में उपबंध। और उसमें साफ-साफ लिखा है कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन का जो अधीक्षण करता है, वो करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। वापस आओ। 12 के का में क्या है? निर्वाचन की रीति। क के का में क्या है? प्रधान और सदस्यों के भत्ते। ये 4 धाराएँ हैं, चारों को आप एक जगह लिखो, इनको बार-बार रिवाइज़ करो। ठीक है? भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस धारा में ग्राम प्रधान के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा 11 का खा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 136 देखो 136 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई है? ये पूछा है आपसे। एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई है, ये कौन-सी धारा है? ये मैंने आपको कौन-सी बताई थी? एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आओ। 11 का घा और 11 का अंगा, ये दोनों मैंने बताई थी। 11 के घा में कहा था कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक है। लेकिन एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई थी 11 का अंगा में। ठीक? वापस आओ ज़रा। तो ये 11 का अंगा हो जाएगा। ये अंगा है। हाँ, इसको अंगा मत मानिए, डा मत मानिएगा। ठीक है? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा ये देखो 2 पद धारण करने पर रोक है, ये कौन-कौन से 2 पद हैं? यहाँ ज़रा समझो आप। ठीक है? देखो, ये 2 पद कौन-कौन से हैं? सपोज़ करो ये कोई एक व्यक्ति है। गौर करना ज़रा। ये व्यक्ति अधिनियम 1947 में कहा गया है कि ये व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का सदस्य है या फिर ग्राम पंचायत का प्रधान है, ठीक है? प्रधान है नहीं, ये प्रधान नहीं बन सकता है, क्यों? अभी मैं इसकी भी चर्चा करता हूँ। या फिर ये व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच नहीं बन सकता है। इन पदों को ये व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? यदि वह क्या हो? ध्यान दो, पहला पॉइंट देखो। यदि वह संसद का सदस्य है, संसद या फिर राज्य विधानमंडल, संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है? तो फिर ये व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान नहीं हो सकता है। यदि ये व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो ये व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच नहीं हो सकता है। दूसरी अच्छा यही है 2 पद एक साथ धारण नहीं कर सकता है। संसद का सदस्य भी नहीं रह सकता है और ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं रह सकता है, अर्थात 2 पद एक साथ वो धारण नहीं कर सकता है ना? दूसरी बात क्या है? यदि किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य या फिर प्रमुख या उप प्रमुख है, उप प्रमुख है, ध्यान दो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ये व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य है, प्रमुख है या फिर उप प्रमुख है, तब भी वो ग्राम पंचायत का सदस्य, प्रधान, न्याय पंचायत का पंच नहीं हो सकता। तीसरी बात क्या लिखी है इसमें? इसमें लिखा है कि अगर ये व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य है या उप प्रमुख है, तब भी ये व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान नहीं रह सकता है, न्याय पंचायत का पंच नहीं रह सकता है। ठीक है? अगर ये व्यक्ति किसी सहकारी संस्था का नंबर 4 किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष है या फिर उपाध्यक्ष है, तब भी ये व्यक्ति इन संस्थाओं का सदस्य नहीं रह सकता है। ठीक है? तो यही है टोटल कुल मिला के एक साथ 2 पद धारण करने से मनाही। ठीक है? और यही इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 136 में। सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट देखो 137 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है? बताइए। कौन-सी धारा है जो कहती है ग्राम पंचायत का गठन करो? 12 है कि 14 है कि 18 है कि 16 है? धारा 12 इसमें साफ-साफ दिया है ग्राम पंचायत का गठन, इसलिए आपका 12 सही हो जाएगा। 14 में क्या दिया है? रिवाइज़ करो ज़रा। प्रधान को उसके पद से हटाना, उसके पद से हटाना, है ना? 16 में क्या दिया है? 16 में दिया है सफाई में सुधार, जो नाली-वाली की सफाई होती है उसके बारे में, सफाई में सुधार करना। और 18 में क्या दिया है? 18 में है ग्राम पंचायत के कृत्य
समनुदेशित करना या ग्राम पंचायत के कृत्यों को हाँ, प्रोवाइड करना। तो खैर ये है इसका सही उत्तर। किस धारा में ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है? धारा है 12। बार-बार इनको रिवाइज करिएगा, ठीक है? 138 में और निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग है? हाँ है। राज्य वित्त आयोग भी है? ये भी है। ये आर्टिकल 243 के में है, वित्त आयोग आई में है। जिला पंचायत आर्टिकल 243 के कंस्ट्रक्शन यानी कि सी में है, ठीक है? और राज्य निर्वाचन अधिकारी का वर्णन नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3 ठीक? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादा आप नज़र बना के रखिएगा। 139 में देखो संविधान के 73वें 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? यही पूछा है आपसे, ठीक? किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ, बिल्कुल। जिला नियोजन समिति ये भी सही है, राज्य वित्त आयोग ये भी सही है। इसके निर्वाचन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएँगे, ठीक है? अब एक बात समझो ज़रा, यहाँ से एक शब्द आपको दिया है जिला नियोजन समिति, ये क्या होती है? आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। जिला नियोजन समिति, देखो, जिला नियोजन समिति, ठीक है? जिला नियोजन समिति सबसे पहले मुझे ये बताओ ये आर्टिकल कौन-सा है? किस अनुच्छेद में है? तो आप बताओगे 243 का ज़ेड डी, ठीक? अच्छा, जिला नियोजन समिति किस स्तर पर होती है? तो साफ-साफ आर्टिकल 243 के ज़ेड-डी के आधार पर हमें बताया गया है कि जो प्रत्येक राज्य है, हर एक राज्य, प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा। समिति का गठन करेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राज्य लिखा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया गया है कि वो किस स्तर पर गठित करे जिला योजना समिति, जिला स्तर पर। ठीक है? अच्छा गठित हो गई तो कार्य क्या करेगी ये? इसका कार्य क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है जब जिला योजना समिति बन जाएगी, तो ये जिलों की जो पंचायतें होती हैं और जो नगर पालिकाएँ होती हैं, तो जिला पंचायतें और नगर पालिकाएँ जो भी योजनाएँ तैयार करती हैं, उन योजनाओं को लेकर एक विशेष प्रारूप तैयार करना इनका काम होता है, जिला योजना समिति का। तो ध्यान रखिएगा, जिलों की प या जिले की पंचायतें जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं को संगठित करके संगठित करना, साथ ही साथ और जिला स्तर पर ध्यान दीजिएगा, जिला स्तर पर ये विकास लिखा है, जिला स्तर पर विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, ये इसका मुख्य काम होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर जिला योजना समिति है, तो जिला योजना समिति के मेंबर्स कहाँ से आते हैं? पहला प्रश्न तो यही बना। अच्छा, अगर वो मेंबर्स कहीं अन्य जगह से आते हैं, तो कितने मेंबर्स वहाँ से आते हैं? जैसे मैं बात करूँ जिला योजना जो समिति होती है, उसमें मेंबर्स कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, चुने कहाँ से जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सीधी-सी बात है। ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिए। जिला यो जो योजना समिति होती है, जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य, ये सदस्य याद रखना, 4/5 सदस्य कहाँ से आते हैं? जिला पंचायत से और साथ ही साथ नगर पालिका से आते हैं। नगर पालिका से या आप कहो जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं ना, या ऐसे ही लिख लो, नगर पालिका से चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिला पंचायत के मेंबर्स नहीं चुने जाते हैं, जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित होके आते हैं, उनसे चुने जाते हैं। ठीक है? चाहे आप लिख लो निर्वाचित सदस्यों में से, निर्वाचित सदस्यों में से, है ना? तो ध्यान रखिए 4/5 सदस्य जिला योजना समिति में कहाँ से आ रहे हैं? जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है? और ये जो जिला योजना समिति होती है, इस समिति का अध्यक्ष काम क्या करता है? इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करता है। ठीक है? तो इसका ये जो सीधे-सीधे योजनाओं को प्रेषित करेगा, वो सीधे ही स्टेट गवर्नमेंट को प्रेषित करेगा। अच्छा ये तो जिला योजना समिति है। एक शब्द आपने और सुना होगा, महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति, क्या बता सकते हो महानगर योजना समिति किस आर्टिकल में है? तो आप बताओगे 243 का ज़ेड-ई, याद रखना 243 के ज़ेड-डी में है आपका हाँ, जिला योजना समिति
और 243 के जेड ई में है आपका महानगर योजना समिति। ये आर्टिकल भी याद रखो, पूछा जा सकता है। वापस आओ, ये हो गया जिला योजना समिति। अच्छा, एक मैं आपको और रिवाइज करवा दूं, निर्वाचन आयोग, है ना? उठाओ जरा निर्वाचन आयोग को। हालांकि इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप केवल और केवल मोटा मोटा आइडिया इसका रिवाइज कर लो, रिवीजन। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। मैं बात अधिनियम 1947 की कर रहा हूँ, 1947। मैं कुछ धाराएं लिख रहा हूँ, इन धाराओं से संबंधित बताना कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ पर वर्णन है, या फिर इन धाराओं में कौन कौन सी बातों की व्याख्या की गई है। जैसे मैंने एक धारा लिखी, धारा 2 के टा, क्या है इसमें बताओ। फिर एक मैंने धारा लिखी, 2 का टा, 3 बार टा है, बताओ। फिर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, धारा 2 का अंगा का अंगा, ठीक, ये 2 बार अंगा है। फिर मैंने एक और धारा लिखी, धारा 2 का अंगा अंगा अंगा, 3 अंगा है, बताओ। इन धाराओं को रिवाइज करो। सबसे पहले आप धारा 2 का टा उठाओ। क्या है इसमें? इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा, भूलिएगा नहीं। अब उठाओ धारा 2 का टा, 3 बार टा। इसमें है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा अधिनियम 1947 या संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में वर्णन है, तो आप बताओगे 200, धारा 2 का टा, ठीक है, 3 टा। अच्छा, वापस आओ। नेक्स्ट में धारा 2 का अंगा में क्या है? इसमें है, ध्यान दीजिए, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। अगर आपसे पूछे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कहाँ है, तो आप बताओगे 2 का अंगा, 2 बार। 3 बार अगर अंगा आ जाए तो इसमें क्या है? ये निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, तो इसका जो असिस्टेंट होगा उसका वर्णन यहाँ पर है, अर्थात सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 की चारों धाराएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा कहाँ है? 2 के टा में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में कहाँ प्रावधान दिया गया है? 2 के टा, 3 टा। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रावधान कहाँ पर है? 2 के अंगा में। और अगर 3 अंगा आ जाए तो फिर इसका असिस्टेंट यहाँ पर वर्णन है, अर्थात सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का वर्णन कहाँ पर है? यहाँ पर, इस धारा में, ठीक है। वापस आओ, ये धाराएं आप याद रखो, 39, 139 हो गया। 140 में आओ। स्थानीय स्वशासन को भारत में किसके द्वारा लागू किया गया था? इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आप सबको पता होंगे, लॉर्ड रिपन है। बहुत ज्यादा इनमें समय बिताने की आवश्यकता नहीं। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये प्रस्ताव कौन लाया था? तो यही रिपन लाया था। 142 देखो, स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय ये कब घोषित किया गया? ये पूछ रहा है आपसे। प्रांतीय विषय घोषित किया गया था 1909 में, 19 में, 35 में। ये दोनों अधिनियम याद रखो। इसमें क्या था? इसमें था स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय घोषित किया गया था। और इसमें क्या है? इसमें है राज्य का विषय घोषित किया गया, अर्थात प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। तो 1935 सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित 2 समितियां लिख रहा हूँ, और मैं प्रीवियस डेज में आपको बता भी चुका हूँ। आई होप आप मुझे बताओगे इन समितियों की स्थापना कब हुई थी और इनके अध्यक्ष कौन है। ध्यान रखिएगा, नोट बना के मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना आप। मैंने लिखा स्थानीय स्थानीय वित्तीय जांच समिति, बताओ। स्थानीय वित्तीय जांच समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना कब हुई थी? दूसरी मैं समिति लिख रहा हूँ, ग्रामीण नगरीय संबंध समिति, बताओ इसकी स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तीसरी मैं समिति लिख रहा हूँ, नगर प्रशासन नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति, सुधार पर समिति, बताओ इसको कब गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन है? वापस आओ, हमने पूछा आपसे स्थानीय वित्तीय जांच समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1949, 51। 49 में बनी थी, 51 में रिपोर्ट सौंपी थी। तो स्थानीय वित्तीय जांच समिति 1949, 51 इसका टाइम पीरियड है। अध्यक्ष इसका कौन था? तो आप बताओगे पी के वटाल,
पी के वट्टाल, ठीक है। यहां पर आओ, ग्रामीण नगरीय संबंध समिति। इस समिति की स्थापना कब हुई थी? 1963-66 में, ठीक। 63 में बनी, 66 में रिपोर्ट सौंपी और इसके अध्यक्ष कौन थे? एपी जैन। इनको भी याद रखो। ये तीसरी समिति है, नगर प्रशासन में बजटीय सुधार समिति। ये समिति कब आई थी? तो आप बताओगे, मैडम इंदिरा सरकार में 1974 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है गिरिजापति मुखर्जी। गिरिजापति मुखर्जी, ठीक है, गिरिजापति, ये इनके अध्यक्ष थे। तो ये 3 समितियां हैं जो आपको याद रखनी है एज इट इज। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय वित्तीय जांच के लिए समिति बताओ, 49-51 पीके भट्टाल इसके अध्यक्ष थे। ग्रामीण नगरीय संबंध समिति 1963-66 एपी जैन इसके अध्यक्ष थे। और नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति 1974 गिरजापति मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक, यहाँ तक वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 142 का सही उत्तर हो जाएगा 1935 सदी। 143 में आओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों के संबंध में सही नहीं है? बताइए भाई। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव कराना, ये सही है, ठीक है, ये चुनाव करवाए जाते हैं, है ना। दूसरे में आओ, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित नहीं था, ये था नगर पालिका से। नगर पालिका से, तो कह रहा है सही नहीं है, यही सही नहीं है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट तीसरा पढ़ो, सभी पंचायत कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं, ठीक है। सभी पंचायत के भंग होने के 6 महीने किसी पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव कराया जाना आवश्यक है। हाँ, ये भी सही है, ये सारे सही है, ये वाला गलत है केवल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 144, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो पंचायती राज संस्था नहीं है? सरकारी समिति, फिर से पढ़ो, कह रहे हैं कि कौन सी संस्था है जो पंचायती राज संस्था नहीं है? सरकारी समिति, हाँ यही नहीं है ना। ग्राम सभा भी है, ग्राम पंचायत भी है, न्याय पंचायत भी है, ये सारी हैं लेकिन ये नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, तीनों को उठाओ और यहाँ पर आओ हमारे साथ, ठीक। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ ग्राम पंचायत को, ओह सॉरी, ग्राम सभा को उठा लो पहले, ठीक है। ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत को उठा लेंगे और इसके बाद हम न्याय पंचायत को उठा लेंगे। ग्राम सभा को उठाओ, सबसे पहले मुझे बताओ ग्राम सभा का वर्णन संविधान में किस धारा में है, किस आर्टिकल में है? तो आप बताओगे 243 का ए में। फिर मुझे बताओ अधिनियम 1947 में किस धारा में इसकी परिभाषा है? ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ पर है? 2 के 6 में। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ मैं बातें लिख रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताना अ, कि ये किस अध्याय से संबंधित है। जैसे मैं पहली बात लिख रहा हूँ, इनका रिवाइज़ करो, रिवीज़न करो आप लोग, आपके लिए रिवीज़न हो जाएगा और मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ग्राम सभाओं की स्थापना, ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन, ठीक? ये मुझे बताओ किस अध्याय में इसका वर्णन है? ये टॉपिक, ये बातें अधिनियम 1947 की, ये मैं एक्ट 1947 की बात कर रहा हूँ। अधिनियम 1947 की किस अध्याय में इसका वर्णन है? बताओ। फिर मैंने दूसरी बात लिखने जा रहा हूँ। मैंने कहा ग्राम सभाओं की स्थापना और सॉरी, ये तो मैं लिख चुका हूँ। ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन तो मैं लिख चुका हूँ। मैं लिख रहा हूँ ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। मुझे बताओ ये इसका वर्णन अधिनियम 1947 के किस अध्याय में है? ये अध्याय मुझे बताओ, ठीक? ये दोनों बातें मुझे बताओ। अच्छा, तब तक मैं आपको ग्राम पंचायत का भी रिवाइज़ करवा दूँ। ग्राम पंचायत, ठीक है? ग्राम पंचायत में मैं 2-3 बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ और मुझे बताना ग्राम पंचायत में ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ, ये संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन से अध्याय से संबंधित है? जैसे मैंने पहली बात लिखी, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता, सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली। बताओ इसका संबंध संयुक्त प्रांत पंचायती राज के किस अध्याय से है? दूसरी मैं बात लिख रहा हूँ, ठीक है? मैंने लिखा ग्राम पंचायत, ये टाइटल 1947 के अधिनियम में कौन-सा अध्याय दर्शाता है? तीसरी मैं बात लिख रहा हूँ, ग्राम पंचायत के अधिकार और कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन।
बताओ, ये बात 1947 अधिनियम के किस अध्याय में वर्णित है? बताइए। अब वापस आ जाओ। हाँ, यहाँ पे अधिनियम 1947 में किस अध्याय में दिया गया है ग्राम सभाओं की स्थापना और उनका संगठन? क्या बता सकते हो? अध्याय है 2। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें, पूछे जा सकते हैं। अधिनियम 1947 के किस अध्याय में वर्णन है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य? अध्याय है 3। ठीक है? क्या आप सही सोच पा रहे थे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ग्राम पंचायत में आ जाओ। किस अध्याय में वर्णन है संयुक्त प्रांत पंचायती राज 1947 के किस अध्याय में वर्णन है ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता निर्वाचक नामावली के बारे में? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अध्याय है 2 का। ठीक है? 2 का। अच्छा। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के किस अध्याय में वर्णन है ग्राम पंचायत के बारे में? तो आप क्या बताओगे? 3 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के किस अध्याय में वर्णन है ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन के बारे में? अध्याय है 4। ठीक यहाँ तक समझ गए? हाँ। अब और कौन बचा है? बचा है न्याय पंचायत। इसको भी उठा लो ज़रा, इसमें भी रिवाइज़ कर लो थोड़ा-सा। न्याय पंचायत, सबसे पहले मुझे बताओ कौन से अध्याय में इसका वर्णन है? फिर मैं कुछ धाराएँ लिख रहा हूँ, इनका भी रिवीज़न करो। धारा 42 में क्या है? आप सोचो। धारा 43 में क्या है? इसको भी सोचो। धारा 44 में क्या है? इसके बारे में भी सोचो। धारा 45 में क्या है? सोचिए, ये सारी इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं। 47 में क्या है? और 48 छोड़ दो, 49 उठा लो। 49 के बाद अब आप उठा लो 50, ठीक? चलिए, न्याय पंचायत कौन-से अध्याय में है? तो आप बताओगे 6, ठीक है? 6 धारा 42 में क्या है? ये सारी की सारी न्याय पंचायत से संबंधित धाराएँ हैं, ध्यान रखिएगा। धारा 42 में क्या है? इसमें है न्याय पंचायतों की स्थापना, ठीक? 43 में क्या है? 43 में है पंचों की नियुक्ति। 44 में क्या है? 44 में है सरपंच सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन। ठीक यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ो। 45 में क्या है? आप क्या बताओगे 45 में? इसमें है पंचों का कार्यकाल। 47 में मैंने क्या बताया था? 47 में है त्यागपत्र, है ना? पंचों का त्यागपत्र। अच्छा, 49 में आपने क्या सोचा है? 49 में मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। न्याय पंचायत की बेंच, ठीक? 50 में मैंने क्या बताया था? 50 में मैंने बताया था अगर किसी प्रकार से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो वो रिक्तियों को भरना, अर्थात आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना, है ना? आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? तो ये कुछ धाराएँ हैं जो बार-बार आप इसको रिवाइज़ करो। अच्छा, एक मैं और आपको बात बता दूँ, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। ये बहुत अनिवार्य है, आप इसको याद रखो। बताओ मुझे प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य कितने होते हैं? बताइए। कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य कितने होते हैं? तो आप बताओगे 10 से लेकर 25 तक। कम से कम होते हैं 10, अधिक से अधिक होते हैं 25। ठीक है यहाँ तक? हाँ, याद रखिए ये सारी बातें। अच्छा एक बात समझो, मैं इस क्वेश्चन के एंड में एक आपसे क्वेश्चन और पूछ लूँ। मुझे बताओ न्याय पंचायत पर अध्ययन दल का गठन कब हुआ था? अध्ययन दल का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? बताइए। मुझे तारीख बता दो और मुझे उसके अध्यक्ष बता दो। ये जो अध्ययन दल बनाया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे? 1962 में इसका गठन हुआ था और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था जी.आर. राजगोपाल। ठीक, ध्यान रखिएगा। न्याय पंचायत पर अध्ययन दल कब बना था? 1962 में। अध्यक्ष कौन थे? जी.आर. राजगोपाल। वापस आओ। 144 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकारी समिति। ये पंचायती राज संस्था नहीं है। 145 में देखो निम्नलिखित में से कौन-सा विषय है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइए भाई, कौन-सा विषय है जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? परिवार कल्याण है, पेयजल है, पुस्तकालय है, अग्निशमन सेवाएँ नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन्स आप तभी कर पाओगे जब आपको जो 29 विषय दिए गए हैं, वो सारे के सारे विषय आपको पता हो। इन 29 विषयों को हम अलग-अलग ब्रेक करके पढ़ते हैं। जैसे मूलभूत कार्य कितने हैं, उनको एक जगह रख के पढ़ते हैं। जैसे कल्याणकारी कार्य क्या होते हैं, उनको एक जगह रख के पढ़ते हैं, है ना? इसके अलावा कृषि संबंधी कार्य क्या होते हैं, इनको एक जगह रख के पढ़ते हैं। तो आइए
इसको एक बार समझ ही लेते हैं, है ना? जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, उसमें 29 विषय दिए हैं, ठीक है? 29 29 विषय। इन 29 विषयों को हम अलग-अलग ब्रेक करके पढ़ते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि इन 29 विषयों में बताओ कौन-कौन से मूलभूत कार्य हैं? मूलभूत कार्य। तो आप बताओगे मूलभूत कार्य यानी जो एसेंशियल हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ये कार्य तो करने ही होंगे पंचायतों को। उनमें सबसे पहला आता है पेयजल। दूसरा कौन-सा आएगा? दूसरा आएगा सड़कें बनाना, पुलिया बनाना, पुल बनाना, घाट बनाना या फिर जलमार्ग देना, है ना? संचार के जो साधन हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था करना। तो ये सारे के सारे कार्य दूसरे नंबर पर आते हैं, मूलभूत कार्य हैं ये। तीसरा कार्य क्या होता है मूलभूत? क्या है 29 विषयों में? जैसे जो बिजली की सुविधा है, बिजली का वितरण सही से हो, ग्रामीण विद्युतीकरण में, ठीक है? ग्रामीण विद्युतीकरण, ये इसी में आ जाएगा। और कौन से मूलभूत कार्य आते हैं? जैसे अस्पताल हो गया या फिर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सफाई स्वच्छता हो गया, तो ये सारे कार्य मूलभूत कार्य में आते हैं। अच्छा 5वाँ मूलभूत कार्य क्या है? जैसे जो सामुदायिक परिसंपत्ति है या सामुदायिक संपत्ति है, उसका रख-रखाव करना, परिसंपत्ति का रख-रखाव करना। तो ये जो टोटल 5 कार्य हैं, ये कार्य हैं मूलभूत कार्य, ठीक है? 29 विषयों के मूलभूत कार्य। आप देखो ज़रा, मैं बात कर लूँ कल्याणकारी कार्य की, कल्याणकारी कार्य। इसमें कौन-कौन से कार्य आते हैं? जैसे ग्रामीण आवास देना, है ना? दूसरा कौन-सा आ गया? जैसे जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पर बल देना, है ना? और कल्याणकारी कार्य कौन होते हैं? जैसे गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना गाँव में। 5वाँ विषय जैसे शिक्षा देना, ये कल्याणकारी कार्य ही तो है, शिक्षा देना। शिक्षा गाँव में दी जा रही है तो प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर पर होनी चाहिए, अपर लेवल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्राथमिक और माध्यमिक तक दिया गया है। इसके अलावा कल्याणकारी कार्य और क्या हो सकते हैं? जैसे जो वयस्क है या जिन्हें अनौपचारिक शिक्षा देनी है, अनौपचारिक शिक्षा, ये भी विषय इसी 29 विषयों में आता है। 7वें नंबर पर कौन आएगा? गाँव में पुस्तकालय होना चाहिए, पुस्तकालय, है ना? 8वें नंबर पर कौन-सा विषय आएगा? जैसे जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको संजो कर रखना, गतिविधियाँ, इन पर नियम, कायदे, कानून बनाना, है ना? जो 9वां कल्याणकारी विषय है, उसमें जैसे आएगा परिवार कल्याण, परिवार कल्याण का विषय, जैसे महिला और बाल विकास संबंधी विषय, ठीक है? इसके अलावा और क्या आएगा? 10 हो गए, 11वां जो कल्याणकारी विषय है, कल्याणकारी कार्य है, उसमें क्या होगा? जैसे समाज कल्याण का काम करना। 12वें में 12वां नंबर होगा किसका कल्याण करना? एससी-एसटी का, एससी-एसटी का कल्याण करना, ठीक है? एससी-एसटी का कल्याण मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सबका कल्याण करना। 13वां विषय क्या होगा? जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है? तो ये जो 13 विषय दिए गए हैं, ये कल्याणकारी कार्य कहलाते हैं और ये जो मैंने 5 विषय लिखे थे, ये कहलाते हैं मूलभूत कार्य। यहाँ पर जो भी कायदे कानून बनेंगे, वो एसेंशियल होंगे, वो आवश्यक ही होंगे, ये मूलभूत कार्य हैं और ये जो कार्य हैं, ये कल्याणकारी कार्य हैं, है ना? गरीबी हटाना, शिक्षा देना, तो ये एक तरह से कल्याणकारी कार्य है, कल्याण हो रहा है इनसे आम जनता का, ठीक है? अब ज़रा देखो कृषि संबंधी कार्य, जो गाँव में होते हैं या पंचायती राज संस्थाओं के पास जो विषय होते हैं, कृषि कार्य कौन होते हैं? कृषि कार्य 9 दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला कृषि और कृषि का विस्तार हो, ठीक है? कृषि कार्यों में और कौन आते हैं? कृषि कार्यों में आते हैं भूमि का सुधार होना चाहिए, जैसे चकबंदी वगैरह हो गया, है ना? तीसरे में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ जल प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो चौथा विषय है, कृषि में पशुपालन भी आता है, डेयरी उद्योग भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, ठीक? और साथ ही साथ मछली पालन भी आता है, ठीक है? तो इस तरह के जो विषय हैं वो कृषि कार्य से संबंधित जोड़े जाते हैं, कृषि कार्य से संबंधित होते हैं। जैसे
मैं बात करूं सामाजिक वानिकी की, सामाजिक वानिकी की या कृषि वानिकी, तो ये जो कार्य है ये भी कृषि संबंधी कार्य है। इसके अलावा आपने सुना होगा लघु वन उपज, है ना? लघु वन उपज, ये भी कृषि संबंधी कार्य है। ईंधन और चारा, ये भी कृषि संबंधी कार्य है। और जो नवा कृषि संबंधी कार्य है वो है बाजार और मेले। ये टोटल 9 विषय हैं जो कृषि संबंधी कार्यों को समर्पित हैं। अच्छा, इसके अलावा गांव में उद्योग संबंधी कार्य 2 हैं। कौन-कौन से हैं? जैसे लघु उद्योग और साथ ही साथ खादी और ग्राम, साथ ही साथ कुटीर उद्योग। तो ये जो 2 विषय दिए गए हैं ये उद्योग संबंधी हैं। तो टोटल ये सारे जब आप जोड़ोगे तो 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, ठीक है? तो इनको ब्रेक करके पढ़िए, इनको डिवाइड करके पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से इनको समझ पाओगे। कल्याणकारी कार्य कौन-कौन से हैं 29 विषयों में? 29 विषयों में मूलभूत कार्य कौन-कौन से हैं? 29 विषयों में उद्योग संबंधी कार्य कौन-कौन से हैं? और कृषि कार्य कौन-कौन से हैं? ठीक है? वापस आओ, क्वेश्चन 145 का सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, अग्निशमन सेवा। नेक्स्ट देखो 146, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? आपसे ये पूछा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आप बताओगे 1952। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक, देखो, मैं 2 समितियाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ और बताइए मुझे उनके अध्यक्ष और उनको कब गठित किया गया था? सामुदायिक समितियों से ही संबंधित है या सामुदायिक विकास से ही वो समितियाँ संबंधित हैं। जैसे मैंने लिखा सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज, ध्यान दीजिएगा, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण पर कार्यदल, इसका गठन हुआ था। ध्यान दीजिए फिर से, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण पर एक कार्यदल का गठन हुआ था। ये कब हुआ था गठन? 1972 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप बताओगे एन कृष्णैया, ठीक है? एन रामाकृष्णैया इनका दरअसल पूरा नाम है, तो आप लिख लेना एन रामाकृष्णैया, ठीक है? अच्छा, एक और मुझे समिति बता दो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं समिति का नाम लिख रहा हूँ, सामुदायिक सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति। बताओ, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति, इसका इसका गठन कब किया गया था? 1976 में। कौन अध्यक्ष हैं? इनका नाम है दया चौबे। दया चौबे, ये इसकी अध्यक्ष थी, भूलना नहीं है, ठीक है? वापस आ जाओ। 147, कह रहा है इटावा परियोजना किससे संबंधित थी? ये दरअसल ग्रामीण विकास से संबंधित थी और 1948 में अल्बर्ट मेयर परियोजना भी इसे कहा जाता है। तो खैर ये तो आपको पता ही होगा। 148 में आओ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्राम वासियों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवर्तनशील बनाना, बिल्कुल सही है। गाँव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ये भी ठीक है। ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ये भी सही है। ये सारे के सारे सही हैं, 148 का डी। 149 में आओ, निम्नलिखित में से कौन-सा हरित क्रांति का घटक है? अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग किया जा रहा था, हाँ। उन्नत सिंचाई हुई थी, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा रहा था, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे सही हो जाएँगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और आई होप मुझे आप इसका उत्तर ज़रूर बताओगे। 5वीं जो पंचवर्षीय अ, या हम कहें 5वीं से छोड़ो, 5वीं से नहीं पूछूँगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसी से पूछता हूँ, हरित क्रांति, ठीक है। मुझे बताओ हरित क्रांति जो योजना थी या हरित क्रांति, ये इस प्रोजेक्ट को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? फिर से समझ लो, ये जो हरित क्रांति प्रोजेक्ट है, इसे किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 150 देखो, निर्मल ग्राम योजना, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? निर्मल ग्राम का मतलब होता है मल-मूत्र रहित ग्राम, तो ये सही हो जाएगा आपका। ठोस, अर्धठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से इसका संबंध है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2003 में हुई थी, ठीक है?
इसका मेन टारगेट होता है कि जो ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, इनको पूरी तरह से स्वच्छ हों, खुले में शौच मुक्त हों। ये इसका टारगेट है निर्मल ग्राम योजना का, ठीक है? तो ये आपके ग्राम पंचायत अधिकारी के पंचायती राज से संबंधित 150 क्वेश्चंस थे और आज यहीं तक रखते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ठीक है, धन्यवाद।